पूर्व केंद्रीय मंत्री, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव, जिनका लंबा राजनीतिक तजुर्बा रहा, श्रीमती इंदिरा गांधी जी से लगा के आदरणीय राजीव जी, फिर सोनिया जी, फिर राहुल जी, फिर प्रियंका जी, खड़गे जी के साथ भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा में आपसे हमेशा देखा। कल आप जोधपुर से, परसों आप जोधपुर से, और आज ही सवेरे जब के माना पता हवाई अड्डे पर आए, हम कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वो स्वागत किया। यहाँ पर दबोक एयरपोर्ट से आप कांग्रेस वालों ने रक्षाबंधन नानमट्टी कांग्रेस मीडिया सेंटर पर आ रहे हैं। वहाँ विजिट करने के बाद आप पत्रकार मित्रों से मुखातिब हो रहे हैं। मैं प्रातः स्मरण महाराष्ट्र जी की जन्मदिन पर प्रणाम करता हूँ, जिनका मैं साथ स्वागत करता हूँ। आज पूर्णिमा भी है, हनुमान जयंती भी है। आदरणीय पीटी शक्ताव साहिबा हमारे देश के महान स्वतंत्रता सेनानी गुलाब सिंह शक्ताव साहब के पुत्रवधू भी हैं, वो भी हमारे बीच में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता चौधरी जी भी है, हमारे लोकप्रिय जिला अध्यक्ष ठाकुर जी, सारे मैं आप मित्रों के बीच नमस्कार साथियों, मैं आज आपके सामने 4 मुद्दे रखना चाहता हूँ जो 2024 के लोकसभा चुनाव के संदर्भ में है। पहला तो ये बात है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 1,66,00,000 वोट मिले और कांग्रेस पार्टी को 1,57,00,000, यानी कांग्रेस और बीजेपी के बीच में सिर्फ 9 लाख वोटों का अंतर। हालांकि हमारी सरकार नहीं बनी, सत्ता में वापस नहीं आए, पर 2023 के विधानसभा चुनाव में जो हमारा प्रदर्शन रहा है, मेरे विचार में बहुत सकारात्मक था। कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी और हर 5 साल यहाँ सत्ता पलटता है, तो ये कोई नई बात नहीं हुई। 2023 में हमारी सरकार गई, पर जो वोट शेयर के बीच में, वोटों के बीच में जो को लेकर जो हमारे और बीजेपी के बीच में जो अंतर है, वो सिर्फ 9 लाख वोट। तो हमारा हौसला गिरा नहीं, मनोबल गिरा नहीं। हम पूरे विश्वास के साथ पहले चरण के चुनाव में लग गए और मैं बहुत विश्वास के साथ कह सकता हूं कि पहले चरण के चुनाव में राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत फायदेमंद होगा, सकारात्मक नतीजे आएंगे। और इसका सबूत यही है कि पहले चरण के चुनाव के बाद प्रधानमंत्री की भाषा बदल गई, उनकी रणनीति बदल गई है, और इसके बारे में मैं और कुछ कहूँगा। तो पहली बात तो यह है कि पहले चरण राजस्थान में हमारे लिए बहुत सकारात्मक रहा है और हम काफ़ी सीटें हासिल करेंगे। और दूसरे चरण जो चुनाव होने वाले हैं 26 तारीख को, उसमें भी हम उम्मीद करते हैं कि जो पहले चरण का नतीजा हम अनुमान कर रहे हैं वो दूसरे चरण में भी होगा। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी जो रणनीति रही इस चुनाव में, भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद जनता की आवाज को सुनकर, जनता की चिंता को महसूस करके हमने ये न्याय पत्र तैयार किया। ये घोषणा पत्र है, ये हमारा मैनिफेस्टो है। इसकी खूब पब्लिसिटी प्रधानमंत्री कर रहे हैं, पर मैं कहना चाहता हूँ ये किसी एक व्यक्ति की घोषणा पत्र नहीं है, एक व्यक्ति का दस्तावेज नहीं है। ये भारत जोड़ो यात्रा के समय, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय राहुल जी और अन्य नेता, खड़गे जी, सभी कार्यकर्ता अलग अलग राज्यों में 4000 किलोमीटर पद यात्रा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक और करीब
6,500 किलोमीटर लंबा यात्रा मणिपुर से लेकर मुंबई तक। उसका नतीजा ये है कि हमने समाज के हर वर्ग से बातचीत की, उनकी आवाज़ सुनी, और ये दस्तावेज जो है, ये मैनिफेस्टो जो है, जो न्याय पत्र है, ये हमने ज़रूर तैयार की है। ये कांग्रेस पार्टी की न्याय पत्र है, पर ये जनता की आवाज़ है। बीजेपी की मैनिफेस्टो के माफिक नहीं है। 76 पन्ने का है, जिसमें से 60 फोटो प्रधानमंत्री के हैं। तो एक फोटो एल्बम है, तो कोई घोषणा पत्र नहीं। तो हमारा जो चुनाव के लिए रणनीति रहा है, 5 न्याय और 25 गारंटी को लेकर। नारी न्याय, युवा न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय। और हर एक न्याय में हमने 5 गारंटियां दी हैं, और ऐसे गारंटी कार्ड हमने छपवाया है। 8 करोड़ परिवारों तक सारे देश में ये कार्ड बांटे जा रहे हैं। हमारे नेता, हमारे कार्यकर्ता ये बांट रहे हैं। 5 न्याय और पीछे है ये 25 गारंटी। युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी। तीसरी बात, प्रधानमंत्री ने हमारे इस घोषणा पत्र को लेकर और हमारे जो न्याय कार्यक्रम है, गारंटी कार्यक्रम है, इसको एक नई भाषा में बोल रहे हैं। और बिल्कुल साफ है कि वो घबराए हुए हैं, परेशानी में हैं, और वो अभी ध्रुवीकरण के रास्ता उन्होंने अपना लिया। भाषा ध्रुवीकरण का है, विभाजीकरण भाषा है। और ऐसा मैं कहूँ, देश के प्रधानमंत्री ऐसे भाषा इस्तेमाल कभी नहीं कर सकते, पर ये कर रहे हैं। अपने आप को विश्व गुरु मानते हैं, पर पिछले कुछ दिनों में जिस भाषा का इस्तेमाल इन्होंने किया है, वो विश्व गुरु नहीं, वो विश्व गुरु है। मैं क्यों कहता हूँ? पहली बात तो ये, उन्होंने कहा कि ये मुस्लिम लीग का एजेंडा है। मुस्लिम लीग के साथ 1940, 1941, 1942 में बंगाल में कोएलिशन गवर्नमेंट में जनसंघ के स्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंत्री थे। लाल कृष्ण आडवाणी और जसवंत सिंह पाकिस्तान गए और मोहम्मद अली जिन्ना की उन्होंने खूब प्रशंसा की। मुस्लिम लीग के साथ देने वाले और जो विचारधारा गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया, आज वही कह रहे हैं कि ये मुस्लिम लीग का है। बिल्कुल गलत है। मैं चुनौती देता हूँ किसी भी बीजेपी नेता को जो पढ़ते हैं कि मुझे बता दें इस न्याय पत्र में क्या विभाजनकारी कार्यक्रम का जिक्र है। क्या किसान न्याय विभाजनकारी है? क्या नारी न्याय विभाजनकारी है? क्या युवा न्याय विभाजनकारी है? क्या श्रमिक न्याय विभाजनकारी है? क्या हिस्सेदारी न्याय विभाजनकारी है? और कल ही और आज टोंक में है, मुझे पूरा यकीन है वो वही भाषा को दोहराएंगे, क्योंकि वो उनका अभी एजेंडा बन गया है। जो बातें हमारे न्याय पत्र में बिल्कुल है ही नहीं, वो दावा कर रहे हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। ये बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है। मैं इसका पूरा खंडन करना चाहता हूँ। हमने जरूर इस न्याय पत्र में आर्थिक विषमताओं पर काफी लंबा जिक्र किया गया, क्योंकि हकीकत ये है कि आज
10 साल मोदी सरकार के कार्यकाल के बाद हकीकत ये है कि 22 अरबपति के पास इतना धन है जो 70 करोड़ भारतवासियों के पास, 22 पूंजीपतियों के पास इतना धन आ गया है मोदी सरकार की नीयत और मोदी सरकार की नीतियों के कारण, जो 70 करोड़ भारतवासियों के पास है। क्या इसके बारे में चिंता जताना उचित नहीं है? और ये कहना कि आर्थिक विकास जरूरी है, इसका दर और भी तेजी से हमें बढ़ाना है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आर्थिक विकास का फायदा कुछ ही लोगों तक पहुंचे और आर्थिक विकास की कीमत और बहुत सारी जनता उसको चुकाए। तो ये विषमताएं के बारे में हमने बात की। हमने बात की है कि हमारे आबादी में 1% आबादी के पास इतना धन है। देश का 40% धन इस 1% आबादी के पास है। पिछले 10 सालों में हमारे एयरपोर्ट बेचे गए हैं, बंदरगाह बेचे गए हैं, रेलवे का निजीकरण हो रहा है, बड़े बड़े फैक्ट्रियां बंद हुई हैं। आप जानते हैं हिंदुस्तान जिंक एक जमाने में पब्लिक सेक्टर कंपनी हुआ करता था, वो भी बेचा गया है। तो ये किसको बेचा गया है? 1 या 2 पूंजीपतियों, और किसको लाभ हुआ है? 1 या 2 पूंजीपतियों। और इसको लेकर एक गलत प्रचार कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी मंगलसूत्र ले लेगी। जिस व्यक्ति ने मंगलसूत्र का सम्मान कभी नहीं किया, वही व्यक्ति आज कह रहे हैं हम मंगलसूत्र ले लेंगे। आखिरी बात जो मैं कहूंगा, 400 पार 400 पार का नारा भी सभी लोगों से, बीजेपी की ओर से, कोई सांसद बोलते हैं, कोई उम्मीदवार बोलते हैं, कोई आरएसएस के नेता बोलते हैं 400 पार 400 पार, और कहते हैं कि 400 पार इसलिए हम कह रहे हैं ताकि हम नया संविधान बना सकें। तो 400 पार के पीछे राज ये है, हकीकत ये है, असली मकसद ये है कि ये नया संविधान बनाना चाहते हैं, क्योंकि हमेशा 1950 से लेकर आरएसएस बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के खिलाफ रहा है। सामाजिक न्याय, जिसका मूल सिद्धांत आरक्षण है, अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, और इस इलाके में अनुसूचित जनजाति विशेष महत्व रखते हैं, और पिछड़े वर्गों के लिए हमेशा आरएसएस इसके खिलाफ रहा है। तो जब प्रधानमंत्री खुद नहीं बोलते पर अनेक कठपुतलियों को खड़ा कर देते हैं, आर्थिक सलाहकार बोलता है, उम्मीदवार बोलता है, सांसद बोलते हैं, आरएसएस नेता बोलते हैं संविधान बदलो, 400 पार 400 पार। तो ये 400 पार का खतरा ये है कि ये जनादेश होगा उनके लिए संविधान बदलने का, और संविधान बदलेंगे आरक्षण खत्म होगा पिछड़े वर्गों के लिए, अनुसूचित जाति के लिए और अनुसूचित जनजाति के लिए, दलितों के लिए, ओबीसी के लिए, आदिवासियों के लिए। तो ये चुनाव 2024 के चुनाव हमारे कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी बार बार कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र को बचाने के लिए है, संविधान अम्बेडकर के, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाने के लिए है, और ये संविधान के जो मूल सिद्धांत है, सामाजिक न्याय और सामाजिक सशक्तिकरण को बचाने के लिए हम ये चुनाव में उतरे। हमें पूरा विश्वास है कि
कांग्रेस पार्टी को और कांग्रेस पार्टी के सहयोगी दलों जो इंडिया गठबंधन के घटक दल हैं उनको स्पष्ट और निर्णायक जनादेश मिलेगा। ये 400 पार बिल्कुल हकीकत में नहीं बदलेगी और जनादेश मैंडेट जो बहुमत होगा वो स्पष्ट होगा और निर्णायक होगा कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के घटक दलों के लिए। तो यही मैं आपसे कहना चाहता था कि राजस्थान से, खास तौर से राजस्थान में हमारी उम्मीदें बहुत हैं। हम देख रहे हैं कि समाज के हर वर्ग कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। 2019 में तो हमारा सफाया हो गया था, पर इतिहास नहीं दोहराएगा 2024 में। अगर इतिहास दोहराएगा 2024 में, वो 2004 का इतिहास दोहराएगा। मैं आपको याद दिला दूं, 2003 दिसंबर में हम बुरी तरीके से राजस्थान हारे थे, बुरी तरीके से। हम बुरी तरीके से मध्य प्रदेश हारे थे। हम भारी बहुमत से छत्तीसगढ़ हारे थे दिसंबर के 2003 में। और तब इंडिया शाइनिंग था। भीष्म पितामह, हमारे जो सब लोग कहते थे भीष्म पितामह अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। इंडिया शाइनिंग था और लोग कह रहे थे कि अभी कांग्रेस के लिए कोई मौका नहीं है, ये बीजेपी की सरकार वापस आएगी। 2004 में मैं आपको याद दिला दूं, कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी 145 सीट जीती और यूपीए गठबंधन का सरकार बना। 20 साल बाद वो इतिहास दोहराएगा, 2004 का इतिहास, 20 साल बाद। तो 2019 में जो हमारा प्रदर्शन हुआ था राजस्थान में, इस बार हरगिज नहीं हुआ। और पहले चरण के प्रदर्शन के आधार पर हम मानकर चल रहे हैं कि राजस्थान में हमें ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिलेंगी, क्योंकि यहाँ के समाज के हर वर्ग, भारत जोड़ो यात्रा के समय हमने देखा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय हमने देखा, और क्योंकि ये न्याय पत्र किसानों की बात करता है, इसमें महिलाओं की बात है, इसमें युवाओं की बात है, श्रमिकों की बात है और वंचित दलित और आदिवासियों की बात है। इससे ध्यान हटाने के लिए प्रधानमंत्री और अलग अलग मुद्दे उठा रहे हैं, इससे कुछ लेना देना नहीं है। हम इसका पूरा मुकाबला करेंगे। ये जो प्रयास हो रहा है प्रधानमंत्री के द्वारा एजेंडा को हटाने के लिए, बेरोजगारी पर वो कुछ नहीं कहते, महंगाई पर वो कुछ नहीं कहते, आर्थिक विषमताओं पर कुछ नहीं कहते। उनके पास सिर्फ एक ही हथियार है और वो है सामाजिक ध्रुवीकरण। तो इस विश्वास के साथ हम इस चुनाव में उतरे हैं, विश्वास के साथ, मजबूती के साथ हम लड़ रहे हैं। हमारा मनोबल बिल्कुल ऊपर है। हालांकि हमारी सरकार राजस्थान में नहीं बनी, पर मैंने जैसे आपको बताया, हमारे वोटों में जो अंतर है ज़्यादा नहीं था, और उसी को लेकर हमने ये प्रचार किया है। और हमें पूरा विश्वास है कि न केवल राजस्थान में बल्कि सारे देश में जनादेश कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन को शुक्रिया पहुंचा रहे हैं। और हमारे यहाँ ताराचंद मीना जी जो शासक भी रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी में रहे हैं, कलेक्टर रहे हैं, उनके ओर से भी एक कांग्रेस न्याय गारंटी छापी गई है और इसका भी डोर टू डोर कैनवसिंग हो रहा है, इसका भी डिस्ट्रीब्यूशन वितरण हो रहा है। शुक्रिया। ने खुद ने कहा कि आर्थिक विषमताओं को लेकर कांग्रेस के मैनिफेस्टो में बहुत कुछ कहा गया है, और प्रधानमंत्री ने ये कहा कि जो कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है उसमें जो राहुल गांधी की जो बात है उसमें ये कहा गया है कि
धन कुछ लोगों के पास बहुत इकट्ठा हो गया है, उसकी जांच की जाएगी और उसके बाद आगे उसको लेकर डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। मगर एक तरफ तो यह पहलू है जो कि आपके संकल्प पत्र से उठा है, जो बीजेपी ने उठाया। दूसरी तरफ आप जो बात कर रहे हैं संविधान को लेकर के और आरक्षण को लेकर के, वो बीजेपी की संकल्प पत्र में कहीं भी नहीं है कि वो इस तरह का करने वाले हैं संविधान चेंज। उनके नेता कह रहे हैं, नेता कहना एक अलग चीज है सर, एक मगर मिनट। संकल्प पत्र में तो जी एक मिनट, नेता कह रहे हैं, लोकसभा के उम्मीदवार कह रहे हैं, आरएसएस के नेता कह रहे हैं, ये सब कठपुतलियां हैं, ये कहलवा जा रहा है। उनके आर्थिक सलाहकार कहें कि हम संविधान बदलेंगे, उन्होंने खुद कहा है कि 400 पार 400 सीटें दीजिए ताकि हम संविधान ला सके, नया संविधान ला सके। तो ये हकीकत है। सर जो मेरा पर पहला सवाल जो आपने किया, पहली बात, हमारे देश में हर 10 साल जनगणना कराया जाता है। 1951 से लेकर हर 10 साल सेंसस होता है, आप जानते हैं। और सेंसस से जो हमारे आर्थिक विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए जो जानकारी जरूरत पड़ती है, उसको हम हासिल करते हैं इस जनगणना से। इस जनगणना से हमारे देश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की आबादी क्या है वो हम हासिल करते हैं। मिसाल के तौर से बहुत सारी जानकारी हम हासिल करते हैं, पर जो सवाल आपने उठाया है उसके संदर्भ में आबादी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति होता है। 2021 से ये जनगणना नहीं करवाया गया है। मैं प्रधानमंत्री को पूछना चाहता हूं, क्यों नहीं कराया गया? 3 साल हो गए, 2021 में ये ड्यू था। और ये जानकारी हासिल करना जरूरी है क्योंकि जो आरक्षण की नीति है सरकारों की, वो आबादी पर निर्धारित है। आबादी के अनुसार आरक्षण दिया जाता है। संविधान भी कहता है पॉपुलेशन के आधार पर देना चाहिए। तो पहला सवाल मेरा प्रधानमंत्री से ये है कि 2021 में जो जनगणना कराया जाना था, जिससे आपको सही जानकारी मिलती अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट और अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब के बारे में, 3 साल हो गए हैं। क्यों? मेरा ये मानना है, कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि ये साजिश है कि बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से हटने के लिए ये दरवाजा खोला जा रहा है। जनगणना मत करो। दूसरा सवाल मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, हमारे इंडिया गठबंधन के हमारे एक वरिष्ठ साथी जो हमारे राजनीति के पलटी मास्टर निकले हैं, वो इंडिया से लेकर एनडीए में शामिल हो गए। उन्होंने बिहार में जाति जनगणना करवाई। बीजेपी का क्या स्टैंड है? प्रधानमंत्री क्या कहते हैं उसके बारे में बताइए। आज नीतीश कुमार जी के साथ आप गठबंधन में हैं। नीतीश कुमार जी ने वो जनगणना करवाया था, क्या आप उसके खिलाफ हैं? क्या आप उसका समर्थन करते हैं? उस पर उन्होंने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी। तीसरी बात, आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, रीडिस्ट्रीब्यूशन। दैट्स इंपॉर्टेंट। सारे मैं अगर ये शब्द इस दस्तावेज में है, मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। सर उन्होंने माओवादी सोच से जोड़ा इस चीज को। अरे यार, प्रधानमंत्री भुखाए हुए हैं, परेशानी में हैं, पीड़ित हैं, और ये दुनिया भर की बातें बोलते हैं। ऐसे तो वो गलती से भी सच नहीं बोल सकते, पर हमने ये शब्द का इस्तेमाल नहीं, हमने ये जरूर कहा है। मैंने कहा आपको, आर्थिक विषमताओं पर लंबी चर्चा है इसमें, क्योंकि हम चाहते हैं कि देश उजागर हो कि ये नामुमकिन है कि सिर्फ 22 अरबपतियों के पास उतना धन इकट्ठा हो गया है मोदी सरकार की नीयत और नीतियों के कारण, जो 70 करोड़ भारतवासियों के पास, ये नामुमकिन है।
तो इसको लेकर हमने चर्चा की है और हमने कहा है कि हम ऐसे आर्थिक नीति अपनाएंगे जो समावेशी होगा, जिससे विषमताएं नहीं बढ़ेंगी। इसका माने नहीं है कि हम किसी के एक पॉकेट से धन छीन कर और किसी के पॉकेट में, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कह रहे। लेकिन सर ये पर हम ये जरूर कह रहे हैं कि जिस तरीके से आपने निजीकरण किया है, जिससे एक या दो पूंजीपतियों को फायदा पहुंचा है, सारा देश की संपत्ति जो 70 साल में बनाया गया था उनके हवाले आपने कर दिए, उसके हम खिलाफ हैं। क्योंकि एक नतीजा इस निजीकरण का ये है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और ओबीसी वर्गों के लिए आरक्षण खत्म हो जाता है निजीकरण से। एक नतीजा है, और भी नतीजे हैं। तो प्रधानमंत्री ने तो राजस्थान के पहले चरण के पहले इसका प्रचार नहीं किया था। मैनिफेस्टो हमने 3 तारीख को निकाला था, अप्रैल 3 को, और चुनाव कब हुए? 19 तारीख को। 3 तारीख से लेकर 19 तारीख तक प्रधानमंत्री मौन व्रत लिए थे इस न्याय पत्र को लेकर। अचानक 20 तारीख को उनकी भाषा बदल गई, विश्वगुरु से स्वघोषित विश्वगुरु से विश्वगुरु बन गए। कितनी सीटों का दावा करते हो आप इंडिया तो गठबंधन? कारण यह है कि वो जान गए कि खास तौर से, देखिए, वो जानते हैं कि दक्षिण भारत में उनका सफाया होगा। दक्षिण भारत साफ, उत्तर भारत में हाफ, यही होने वाला है। तो राजस्थान में वो देख रहे हैं, दीवार पर राइटिंग बिल्कुल स्पष्ट है कि राजस्थान को कई सीटों पर कमजोर है, हारने वाले। सर एक सवाल है, इसलिए इसके बाद उनकी भाषा बदल गई है। यूपी में गए, राजस्थान में आए, आज भी राजस्थान में आए हैं। मैंने उनसे 3 सवाल पूछे हैं, आज सुबह टोंक गए हैं। मैंने प्रधानमंत्री से 3 सवाल किए हैं, उन सवालों को जवाब नहीं देंगे और कोई सवाल उठाएंगे। बस जो सवाल जनता पूछ रही है। इस प्रधानमंत्री ने 19 जून 2020 को चीन को एक क्लीन चिट दिया था, आपको याद है? उन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग में कहा था, न कोई सीमा पार करके आया है, न कोई हमारे जमीन कब्जा कर बैठा है। क्लीन चिट नहीं है। और इस क्लीन चिट के वजह से हम चीन के साथ जब हम बातचीत करते हैं, हम कमजोर बन जाते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने खुद क्लीन चिट दे दी। तो ये तो आपके कार्यकाल में भी होता है ना? ये तो एक एंड भी नहीं आपके सवाल पे। तो इस पर तो कुछ नहीं बोलते और ढेर सारे विषयों लेते हैं जिसका कोई मतलब नहीं है और जो न्याय पत्र में बिल्कुल शामिल नहीं है। हाँ जी, 2 सवाल है मेरे। पहला तो ये कि आप जो बीजेपी का तथाकथित षड्यंत्र जिसके बारे में आप जनता को अवेयर कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको नहीं लगता कि आप जिस जनता को अवेयर कर रहे हैं वो कितनी अवेयर होगी ये तो देखना अभी दिलचस्प होगा, लेकिन आपकी खुद की पार्टी के दर्जनों, सैकड़ों, हजारों लोग जिन्होंने वर्षों तक पार्टी में रहे, मलाईदार पदों पर रहे, वो नहीं समझ पा रहे आपके इस अवेयरनेस को और वो छोड़ के भाग रहे हैं। जवाब दूं? और दूसरा सवाल, आप जो कह रहे हैं कि उनके इस सरकार ने ये जवाब दिया, आपकी सरकार में भी जो आपके रक्षा मंत्री थे ए.के. एंटनी, उन्होंने बाकायदा संसद में इस बात को स्वीकार किया था जब बीजेपी की तरफ से सवाल लगाया गया कि चाइना जो है वो बॉर्डर पर एयरबेस तैयार कर रहा है और तमाम तरह के संसाधन जुटा रहा है। उस पर उन्होंने कहा था कि अगर हम इस तरह की कुछ तैयारियां करेंगे तो चाइना नाराज हो जाएगा। ठीक है, मैं दोनों सवाल का जवाब है। पहले सवाल का जवाब, ये बात सही है, कांग्रेस के कई नेता छोड़कर कांग्रेस चले गए, पर यह बात सही है कि कई लोग कांग्रेस में आ रहे हैं। आज भी बीजेपी के बड़े वरिष्ठ कार्यकर्ता, नेता कर्नाटक में आज कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, तेलंगाना में शामिल हो रहे हैं, अलग अलग राज्यों में शामिल हो रहे हैं। पर खबर जब बनती है जब कांग्रेस वाले कांग्रेस छोड़कर जाते हैं, ये बात है। दूसरी बात,
जब ये नेता छोड़कर जाते हैं, ऐसे हजारों कार्यकर्ता हैं जिनको मौका मिल जाता है, नए मौके का दरवाजा खुल जाता है, क्योंकि कुछ लोग जमींदार के माफिक बैठे हैं हमारे संगठन में, तो ये लोग छोड़कर जाते हैं तो नए नए लोग उत्साहित होते हैं कि इनको भी अभी मौका मिल जाए। तीसरी बात, लेकिन जनता का ज्यादा से perception तो बदल जाता ज्यादा है। से ज्यादा लोग जो हमें छोड़कर जा रहे हैं उनको वॉशिंग मशीन की जरूरत है, कमल ब्रांड वॉशिंग मशीन और मोदी ब्रांड वॉशिंग पाउडर, उनके लिए वही जरूरत है। 2014 में प्रधानमंत्री नांदेड़ गए, मैं आपको मिसाल देता हूं, इतने बेशर्म है हमारे प्रधानमंत्री। 2014 में नांदेड़ जाते हैं और कहते हैं मुझे वोट दीजिए, मैं अशोक चव्हाण को जेल में भेजूंगा। 4 दिन पहले नांदेड़ जाते हैं, अशोक चव्हाण उनके बगल में बैठे हुए हैं। वॉशिंग मशीन और वॉशिंग पाउडर का कमाल देखिए। ऐसे कई नेता हैं हमारे पार्टी में जिनको डराया गया है, धमकी दिया गया है, जो लोग खुद चले गए हैं क्यों इनकम टैक्स, कहीं इनकम टैक्स जांच न हो, कोई ईडी नहीं हमारे पीछे नहीं पड़ जाए, सीबीआई नहीं पीछे पड़ जाए। तो कई तरीके के लोग हैं, पर एक चीज है कॉमन सब में, इन सब लोगों को कांग्रेस पार्टी ने पद दिया, मंत्री बनाया, विधायक बनाया, सांसद बनाया, प्रवक्ता बनाया, आप जानते हैं मैं किसका जिक्र कर रहा हूं, प्रवक्ता बनाया, और कांग्रेस पार्टी ने इन व्यक्तियों को पहचान दिया। उनकी पहचान कांग्रेस पार्टी की वजह से है और इन्होंने ही गद्दारी की है। और मैं ये भी कहूंगा कई ऐसे लोग हैं जो छोड़कर गए हैं जिनको योग्यता से भी ऊपर भी कांग्रेस पार्टी ने उनको बहुत कुछ दिया, तो गए हैं। इससे मैं समझता हूं हेडलाइन तो बने हैं, चर्चा तो हुई है, ऐसा दिख रहा है कि सब लोग कांग्रेस को छोड़कर जा रहे हैं, पर असली बात यह है कि कांग्रेस में कई लोग आ भी रहे हैं। कल बीजेपी को अपने उप मुख्यमंत्री को एक्सपेल करना पड़ा 6 साल के लिए कर्नाटक में, उसकी तो बात नहीं होती है। तो कई लोग, राजस्थान का मिसाल लीजिए, राजस्थान से हमारे लोग जब जाते हैं हेडलाइन बनता है, पर सिटिंग एमपी बीजेपी का जो कांग्रेस में आता है उस पर ज्यादा जिक्र नहीं होता। आप जानते हैं चुरू के एमपी। रमेश सर, आप राजस्थान के बारे में बात करें। रमेश सर, ये दूसरा सवाल जो आपने पूछा एके एंटनी के बारे में और चीन के बारे में, 15-20 सालों से ये काम चल रहा है हमारे सीमा पर। मैं भी मंत्री रह चुका हूँ, ग्रामीण विकास मंत्री 3 साल के लिए था अरुणाचल प्रदेश में, और कई हिमालय राज्यों में ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना द्वारा हम लोग सड़क बनाने की बहुत बड़ी परियोजनाओं को स्वीकार किया था, हमने अर्पण किया था। पर सवाल ये है कि प्रधानमंत्री ने खुद ऑल पार्टी मीटिंग में 19 जून 2020 को उन्होंने क्लीन चिट दिया। क्यों दिया? उसके बाद में गृह मंत्री कहते हैं, उसके बाद में विदेश मंत्री ये कहते हैं। चीन को 3 बड़े बड़े मंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और विदेश मंत्री ने क्लीन चिट दिया है। तो ये बात सही नहीं है क्या कि हमारे बॉर्डर में, हमारी सीमाओं पर, लद्दाख में, अरुणाचल प्रदेश में चीन के साथ तनाव है? ये तो हकीकत है। तो क्लीन चिट क्यों दिया प्रधानमंत्री ने? उस पर क्यों नहीं स्पष्टीकरण देते? और हम मांग रहे, पिछले 5 साल से हम मांग कर रहे हैं कि इस पर बहस हो, लोकसभा में, राज्यसभा में, पर बहस करने से भी इनकार, अनुमति नहीं दी। ये कैसा लोकतंत्र है कि हम बहस भी नहीं कर सकते, सवाल भी नहीं उठा सकते। रमेश सर, आपने राजस्थान के बारे में कहा, आपको क्या लगता है 4-4.5 महीने पहले विधानसभा चुनाव हुए, अशोक गहलोत सरकार की बड़ी अच्छी स्कीमें थी जिस पे आप लोगों ने प्रचार किया, काफी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बाद में जो जनादेश आया, आपको क्या लगता है, क्या बदलाव आप देख रहे हैं 4 महीने के अंदर की आपको अधिकांश सीटें मिल जाएगी लोकसभा में? 1,66,00,000 राजस्थानियों ने बीजेपी को वोट दिया।
1,57,00,000 राजस्थानियों ने कांग्रेस को, 9 लाख वोटों का फर्क, सीटों का फर्क अलग है, हम सरकार नहीं बना पाते। ये बात सही है। आप कितनी सीटों का दावा करते हैं स्टेट में और नेशनल लेवल पे? मैंने आपका सवाल, मैं जानता था कि आप सवाल पूछेंगे, मैंने पहले ही जवाब दे दिया है बताएं सर। कि मैं ज्योतिषी नहीं हूँ, कोई पंडित नहीं हूँ कि आपको एक आंकड़ा दूँ, पर 320 जयराम जी, एक सवाल बीच में पूछ रहा हूँ, काल्पनिक सवाल है कि इन केस नहीं मिला तो क्या ईवीएम्स पर तो दोषारोपण नहीं होगा? टीएमसी के बारे में नहीं। है कि चुनाव आयोग हमें 15-20 मिनट का टाइम दे ताकि हम उनको एक मेमोरेंडम पेश करें कि इसको और कैसे बेहतर बनाया जाए, वीवीपैट को लेकर, पेपर ट्रेल को लेकर, पर हमें मौका नहीं दिया गया, वो अलग बात है, छोड़िए। अभी चुनाव शुरू हो गए हैं, हम लोग ये मानकर चल रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मैनिपुलेशन नहीं होना चाहिए। एफ माने मशीन, एफ माने मैनिपुलेशन नहीं, उसको दोषी नहीं ठहराएगा। सवाल उठे हैं न केवल कांग्रेस पार्टी की ओर से, पर कई विशेषज्ञों ने उठाया है, कंप्यूटर वाले विशेषज्ञों ने उठाया है, बड़े बड़े जाने माने व्यक्ति जो आईटी में काम करते हैं उन्होंने उठाया है। हमने कभी नहीं कहा है कि हम ईवीएम का विरोध करें। ईवीएम के साथ साथ आप 100%, 100% वीवीपैट का इस्तेमाल कीजिए, बस वही हमारी मांग रही है। बनायक और स्पष्ट जनादेश मिलेगा। कई एनडीए के घटक दल जो हैं वो वापस इंडिया में शामिल होंगे, जो एक बार पलटी कर सकते हैं वो दूसरी बार भी पलटी कर सकते हैं। अच्छा, ये एनडीए गठबंधन जो है, भी राज्यों में जो क्षेत्रीय पार्टी है, प्रांतीय पार्टी है, जो बीजेपी ने खड़ा किया है, वो वापस इंडिया गठबंधन में वापस लौट आएंगे, क्योंकि ये राजनीतिक समारोह है, राजनीतिक मकसदों से किया गया है, एक राजनीतिक व्यक्ति के आत्मगौरव के लिए, यानी कि प्रधानमंत्री के आत्मगौरव के लिए, और एक लंबा प्रोजेक्ट रहा है, राजनीतिक प्रोजेक्ट, परियोजना रहा है पिछले 70 सालों से आरएसएस का। तो इसका माने नहीं है कि हम राम भक्त नहीं हैं, सब राम को मानते हैं, राम की पूजा करते हैं। और मैंने ये भी कहा कि मैं एकमात्र ऐसा व्यक्ति हूँगा जो हमारे देश में, तो मेरे पहले नाम में राम है और दूसरे नाम में भी राम है। और ऐसे कई लोग हैं हमारे पार्टी में, हम राम के पुजारी हैं, राम के व्यापारी नहीं। तो ये 22 जनवरी को लेकर जो बार बार ये कहा जाता है, और ख़ास तौर से जो हमारे पार्टी को छोड़कर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं हमको कि हम लोगों ने इसका विरोध किया था, बिल्कुल गलत है। हमारे पार्टी के किसी भी नेता ने, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, किसी भी नेता ने सनातन धर्म को लेकर कोई आलोचना नहीं की, कोई बात नहीं की। 22 के बाद चले जाते सर। 22 पर के बाद हमने ये कहा, पर हमने ये जरूर कहा कि चुनावी मुद्दे, बेरोजगारी, महंगाई, बढ़ती हुई आर्थिक विषमताएं, संविधान पर खतरा, वही मुद्दों पर हम फोकस करें। भाइयों का स्वागत है यहाँ पे हमारे बीच में। आज हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीमान जयराम जी, रमेश जी, पंकज भैया, ऋतु जी चौधरी हमारी प्रवक्ता, साथ में अजय सिंह जी और सब विराजे में। मैं आप सबके माध्यम से कुछ अपील करना चाहती हूँ, क्योंकि अभी जो हम मेवाड़ संभाग की बात कर रहे हैं, मैं आपको ज़्यादा दूर की बात नहीं करूँगी, क्योंकि मैं आपके बीच में उठी बैठी हूँ, आपके बीच में पली बड़ी। जिस प्रकार से क्षत्रिय महिलाओं का बार बार अपमान किया जा रहा है, चाहे गुजरात की बात कर लें, चाहे मेवाड़ की बात कर लें, तो एक क्षत्राणी का अपमान हो रहा है, वो समझ में आ रहा है। क्षत्राणी होने के साथ साथ में हिंदुस्तानी भी हूँ। महिला का जब जब अपमान हुआ है, तब तक देश की राजनीति, चाहे इतिहास पलट लो आप, चाहे कोई युद्ध की बात कर लो, वक्त पलट जाता है। तो ये जो बार बार हो रहा है, तो मैं आपके माध्यम से जितनी भी महिला शक्ति है, मेवाड़ की ही बात कर रही हूँ, चाहे चित्तौड़ की बात करें, चाहे उधर बांसवाड़ा, डूंगरपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, मैं मातृ शक्ति से निवेदन करना चाहती हूँ कि अपने सम्मान के लिए
आप लोगों को आगे आना पड़ेगा। अपना वोट अपील जो है सोच समझ के करें। आपका वोट बहुत ही अमूल्य है, उसे सोच समझ के दें, क्योंकि बार बार भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा, चाहे पुरुषोत्तम जी रूपाला, नाम में पुरुषोत्तम है पर शब्दों में क्या है ये आपको महसूस करना पड़ेगा। चाहे चित्तौड़ के भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों की बात करें, एक शतरानी का बार बार अपमान किया जा रहा है। शतरानियों का आप नाम लोगे तो अभी जौहर मेला हुआ है चित्तौड़ में, हम बात करते हैं क्षत्रिय समाज की, वहीं की पदाधिकारी जो महिला उपाध्यक्ष है उनका अपमान किया गया। पहले उन्हें मीटिंग में बुलाया गया, फिर उनको कहा गया भारतीय जनता पार्टी के लिए अपील करें। जब उन्होंने मना कर दिया तो उनका अपमान करके उनको वहाँ से निकाल दिया। चाहे हम गुजरात की बात करें, तो मैं सिर्फ शतरानी को नहीं करके मैं सभी मातृशक्ति से अपील करना चाह रही हूँ कि महिलाओं के स्वाभिमान की बात, कुछ लोग हमारे स्वाभिमान की लड़ाई लड़ते लड़ते भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं। अब ये नारी शक्ति के लिए है एक अपील कि अपना मत सोच समझ के दें। जो व्यक्ति नारी की स्वयं रक्षा नहीं कर सकता वो देश के महत्वपूर्ण पद पे बैठा हुआ है। जैसे अभी श्रीमान से जो मंगलसूत्र है, चाहे वो नारी शक्ति के सम्मान की बात है, वो स्वयं अपने परिवार की, किसी भी क्षेत्र को विकसित करने के लिए हमें अपना परिवार देखना पड़ता है। परिवार के बाद हमारा समाज देखना पड़ता है, गांव देखना पड़ता है, फिर हम तहसील पे जाएं, फिर संभाग पे जाएं, फिर हमारे पूरे राजस्थान की बात करें। तो मैं अपनी नारी शक्ति से ये कहना चाहूँगी, ये वोट अपील है आपके लिए कि आप श्रीमान ताराचंद जी मीणा साहब, जिन्होंने आज जितने भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र है उनमें इतना विकास कराया है, चाहे उदयलाल जी आंजना साहब की बात करें, किसानों के पट्टों की बात करें, इन सब लोगों ने एक किसान पुत्र होने के नाते एक साथ खड़े रहे हैं। तो अब कीजिए ताकि ये नारी के सम्मान की बात है। धन्यवाद।